हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का कक्षा 10 विषय संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और हम लोग संधि प्रकरण में संधि के प्रारंभिक ज्ञान को समझेंगे, यानी सामान्य परिचय इसका जानेंगे। और आपके जितने सिलेबस में जो संधि हैं उनके बारे में भी क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। देखते हैं संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में सबसे पहले आता है संधि। शब्द का ध्यान दीजिएगा, संधि। संधि माने होता है जोड़। संधि का हिंदी तात्पर्य होता है जोड़ या योग। पहले संधि कैसे होती थी? जैसे दो राजा एक दूसरे पर चढ़ाई जब करते थे तो जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती थी तो युद्ध होने पर भी या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर भी संधि हुआ करती थी। वो संधियां की एक दूसरे के तरफ से शर्त रखी जाती थी, उन शर्तों के अंतर्गत संधि होती थी। ठीक यहाँ पर भी हम लोग संधि पढ़ेंगे। वो राजाओं के बीच में संधि हुआ करती थी और यहाँ पे शब्दों के बीच में जब संधि होगी तो शब्दों के भी शर्त रखे जाते हैं कि इन शर्तों के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस प्रकार की संधि का अध्ययन करते हैं। तो संधि माने हो गया जोड़ यानी योग। असंधि की परिभाषा अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा कि दो से अधिक शब्दों के मेल के उपरांत उत्पन्न विकार युक्त शब्द संधि कहलाते हैं। यह संधि की परिभाषा हो गई। इसके बाद संधि के भेद में 3 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं इसको देखते हैं। स्वर को अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था माहेश्वर सूत्र जिसमें 14 सूत्र थे, जिसको अ ऊण ऋलिक एव अंग यौच हयवर टलण यम अंगण नम झब या गढ़ दस, ऐसे करके 14 सूत्र थे। तो उसमें अ ई ऊण ऋलिक ए ओ अंग अयौच, तो यहीं तक के जिन वर्णों का यानी इन सूत्र के अंतर्गत जो संधियों के अंतर्गत यानी स्वर संधि के अंतर्गत स्वर व्यंजन यानी स्वर वाले वर्ण का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। और व्यंजन में व्यंजन का प्रयोग होता है, इसलिए उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि की परिभाषा बता दें कि जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है अथवा जब स्वरों का व्यंजनों से मेल होता है तो उत्पन्न विकार युक्त शब्द जो है स्वर संधि कहलाते हैं। क्षमा कीजिएगा। और जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण का स्वर या अंतिम व्यंजन दूसरे पद के अंतिम पद, क्षमा कीजिएगा, दूसरे पद के, तो स्वर संधि का यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का स्वर से अथवा विकार युक्त जो परिणाम होता है दोनों पदों के मेल से, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से जो विकार युक्त शब्द उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि विसर्ग के रूप में अथवा विसर्ग का व्यंजन के रूप में जो परिणाम होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि जिस
शब्दों में स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि, जिसमें स्वरों का व्यंजनों का मेल होता है उसे व्यंजन संधि, अथवा जिसमें विसर्ग का स्वर से अथवा विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कक्षा 9 के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, फिर भी मैं आप लोगों को इसका भेद बता देना चाहता हूँ कि स्वर संधि के भेद में इसमें पहले आता है दीर्घ संधि, फिर दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि, पांचवा होता है अयादि संधि, छठवां होता है पूर्व रूप संधि। तो स्वर संधि के 6 भेद हैं जो कक्षा 9 में आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। अब व्यंजन संधि कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत ये दूसरा अध्याय है। यह है चैप्टर नंबर यानी अध्याय 2। इसके अंतर्गत हम लोगों को व्यंजन संधि पढ़ना है। थोड़ा क्षमा कीजिएगा। तो व्यंजन संधि के भेद में हम लोगों को पढ़ेंगे 6 भेद हैं, जिसमें से आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में 2 भेद ही हम लोग अध्ययन सुना इतना है। हाँ, तो देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, जो पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं। पुनः देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भेद में 6 भेद हैं। इष्टुत्व संधि नंबर 1, नंबर 2 इष्टुत्व संधि, नंबर 3 जस्त्व संधि, नंबर 4 चरत्व संधि, नंबर 5 अनुस्वार संधि और नंबर 6 परसवर्ण संधि। तो हम लोगों को इस सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, तो हम जो आप लोगों के लिए है निश्चित सिलेबस, उसमें ये 5वां नंबर और 6वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो संधि पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सभी संधियों के यानी संधि के स्वर संधि के जितने भेद हैं उनके, व्यंजन संधि के जितने भेद हैं उनके, और विसर्ग संधि के जितने भेद हैं उनके मैं जो है आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊंगा। संधि प्रकरण के नाम से एक स्पेशल वीडियो जो आप लोग देखेंगे तो पूरा आप लोगों को अध्ययन हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस के अनुसार आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं। तो व्यंजन संधि का हम लोग आज देखेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि ध्यान दीजिएगा, इसको आगे हम लोग चलते हैं लेकर के संधि प्रकरण के अनुस्वार संधि को। जबकि हम लोगों को 2 ही संधि पढ़ना है, अनुस्वार संधि और परस्वर्ण संधि। तो इसमें नंबर 1 डाल देते हैं अनुस्वार संधि।
अब अनुस्वार संधि कहते किसको हैं? अनुस्वार माने होता है अंक की मात्रा। मैंने पीछे के वीडियो में आप लोगों को बताया था, किसी भी अक्षर पर अंक की मात्रा लग जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अब इस अनुस्वार संधि का परिभाषा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जब पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में म हो, कौन सा म? ये हलंत युक्त म हो, और दूसरे पद में कोई व्यंजन हो, प्रथम पद यानी दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन हो, तो जब म का किसी दूसरे पद के यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण हलंत युक्त म का दूसरे पद के किसी व्यंजन से मेल होता है तो ये म जो है आपका बदल करके अंक की मात्रा के रूप में हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इसको, इसका उदाहरण देखते हैं। हरिम धन वंदे। अब देखिए ये म है, ये इसको कहते हैं प्रथम पद नंबर 1, और इसको कहते हैं द्वितीय पद यानी नंबर 2 यानी दूसरा पद। ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो अनुस्वार संधि का परिभाषा है कि प्रथम पद के अंत में हलंत युक्त म होने के बाद दूसरे पद के प्रथम वर्ण व्यंजन होने पर ये म जो है अंक की मात्रा के रूप में बदल जाता है और वह प्रथम पद के अपने अगले वर्ण पर चिन्हित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, इसका जब विकार युक्त शब्द उत्पन्न होगा, हरिम और वंदे जब जुड़ेगा तो ये म जो है, ये पहला वाला म अपने पूर्व वर्ण के ऊपर यहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा हरिम। यहाँ पे देखिए बिंदी के रूप में आ जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा वंदे, तो ये हो जाएगा हरिम वंदे। अगर इस ढंग से परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में लिखा रहेगा हरिम धन वंदे बराबर हरिम वंदे, कौन सी संधि है, उसमें 4 विकल्प दे दिया रहेगा, चरत्व संधि, ष्टुत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि। तो आप विकल्प में ये निशान लगाएंगे कि अनुस्वार संधि है, क्योंकि हरिम वंदे का हरिम र पे बड़ी की छोटी की मात्रा, उसके बाद अंक की मात्रा ये द्योतित करती है कि ये अनुस्वार संधि है। इसी तरह से और बहुत से उदाहरण हैं, जैसे त्वम धन करोसी, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा त्वम करोसी। फिर अहम धन गच्छामि, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अहम धन गच्छामि, इसको करेंगे तो ये म ह के ऊपर आ जाएगा, अंक की मात्रा के रूप में यहाँ पे हो जाएगा अहम गच्छामि, ऐसे। और कहीं कहीं विशेष नियम ये कहता है कि कहीं कहीं अनुस्वार होता भी है और कहीं कहीं अनुस्वार नहीं भी होता है। जैसे रामम धन अगच्छत लिखेंगे तो रामम अगच्छत ही होगा, म का म ही रहेगा, उसमें जो है हलंत युक्त म जो है अंक की मात्रा के रूप में नहीं बदला जाता है। और ये कब होता है, जब भी कभी
म अंग के रूप में नहीं बदलेगा तो दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब अहम धन गच्छामि रहेगा तो यहाँ पर अगर ग वर्ण है, ये क वर्ग का तृतीय वर्ण ग है, व्यंजन है, लेकिन अहम के बाद अगर यहाँ पे कोई अगर शब्द रहेगा और वो कैसा शब्द रहेगा, स्वर शब्द रहेगा, तो स्वर होने के कारण ये अंग की मात्रा के रूप में इसमें परिवर्तित नहीं होती है। अब आगे हम देखते हैं उसका, यानी ये अनुस्वार संधि है जो सब्जेक्ट के अनुसार यानी आपके सिलेबस के अनुसार अनुस्वार संधि है, तो ऐसे अनुस्वार संधि इसको देख लेंगे और अपने नोटबुक से आप सभी लोग इसके अन्य उदाहरण ले करके जो है उसको हल करेंगे। संधि वाले शब्द ले करके संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद वाले पद ले करके संधि करेंगे। इसके बाद हम अगला देखते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, परस वर्ण संधि। अगला है परस वर्ण संधि। ये हम लोग संधि पढ़ेंगे, परस वर्ण संधि। परस वर्ण संधि हम देखिए, परस वर्ण संधि में परिभाषा इसकी कहती है कि यदि किसी पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार आए तो अनुस्वार के स्थान पर वह वर्ण अपने वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। वह वर्ण अपने वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली है, विचार करने वाली है कि यह प्रत्याहार क्या होता है। मैंने आप सभी लोगों को पहले माहेश्वर सूत्र वाले वीडियो में 42 प्रत्याहार बनाने के लिए बताया था, उसको आप लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क का कार्य करेगा। आप लोग इसको खोजिएगा। मैं इसका जो है उदाहरण बता देता हूँ। जैसे शाम, उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण शान धन त, यानी शान धन त बराबर हो जाएगा शांत। ये अंग की मात्रा अनुस्वार जो है लिखा है ना कि आए तो अनुस्वार के स्थान पर वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ये म त वर्ग का यानी जो वर्ण है, यानी दूसरा वर्ण इसके बाद वाला त वर्ण, इसका पंचम वर्ण होगा। ये अनुस्वार अपने बाद वाले वर्ण का, इसीलिए इसका नाम परस वर्ण है। परस माने दूसरा, वर्ण माने अक्षर, यानी दूसरे वर्ण के अक्षर का पंचम वर्ण हो जाएगा। त का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? त वर्ग में हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। त, थ, द, ध और न, इसको कहते हैं त वर्ग। तो ये त वर्ग का यानी अंतिम पद का, यानी दूसरा पद का जो पहला वर्ण रहेगा वह दूसरे पद का वो हो जाएगा। इसीलिए शाम धन त बराबर शांत है, यहाँ पे आधा न हो गया। अब आगे देखते हैं उदाहरण में अंग धन कित। अंग देखिएगा, अंग धन कित तो हो जाएगा। ये कौन सा वर्ण है? क। क वर्ण का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? अंग्य।
तो ये अंग की मात्रा अंग्य के रूप में लिखी जाएगी। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। अंकित। इसका एक उदाहरण और दे देते हैं ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाता है दिनांक धन क, दिनांक धन क, तो ये क वर्ग है तो ये अंग्य हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दिनांक कह, यानी दिनांक माने तारीख। तो ऐसे ये परस वर्ण हो गया। अनुस्वार और संधि मैंने बताया, ये परस वर्ण संधि बताया। इसी तरह से अन्य शब्द हैं, मैं आप लोगों को इसको बोल देता हूँ, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। जैसे अंचित, गंता, गुम्फित, कुंठित और कुंजित। ऐसे आप लोग इसको इन शब्दों को करके तैयार रखिएगा। आपके नोटबुक में भी होगा, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के संधि प्रकरण में व्यंजन संधि के 2 भेदों के वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।